संजय की तस्वीर। मैं एकाएक चौंक पड़ा। अलमारी पर रखे एक फूलदान को उठाकर देखने की लालसा में पता नहीं उसके किस हिस्से से छिटक कर वो तस्वीर फर्श पर गिर गई। मेरे कान खड़े हो गए। उस घर से संजय का कुछ खास संबंध है, मुझे ये समझने में बहुत देर नहीं लगी। सच कहूं तो पल भर के लिए लगा कि वो खूबसूरत युवती संजय की नहीं, मुझे अपने विचारों को वापस लेना पड़ा। इतनी हंसमुख, सरल, बिंदास स्वभाव वाली औरत तलाकशुदा कैसे हो सकती है, खासकर जिसने अभी अभी अपनी बेटी खोई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो। सहसा दरवाजे पर स्वर गूंजा। मैंने उधर देखा, एक दुबली पतली सी लड़की होठों में मुस्कान समेटे हुए मेरे सामने खड़ी थी। जी, मैंने कहा। मैडम ने आपको नीचे गेस्ट रूम में बुलाया है। उसने कहा। गेस्ट रूम में? नीचे? जी। ठीक है, आता हूं। वो लौटते हुए आखिरी बार फिर मुस्कुराकर तिलस्मी निगाहों से मेरी ओर देखी और लहराती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। क्या आशय हो सकता है उसकी बेवजह मुस्कान का? अर्थ? अनर्थ? सोचते हुए मैं भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरता चला गया। जैसे ही मैंने बरामदे पर कदम रखा, अचानक वो लड़की मेरी ओर घूमकर खड़ी हो गई। होठों पर वही कुछ कहती हुई मुस्कान, निगाहों में वही तिलस्मीपन। मेरे मन में कई अशुभ ख्याल उठे, मगर कुछ था कि मैं नजरअंदाज कर गया। गेस्ट रूम इधर है। मुझे विपरीत दिशा में जाते हुए देखकर वो हंस पड़ी। मैंने पलटकर उसकी ओर देखा। इधर? हाँ। आंखों और भुजाओं का सहारा लेकर उसने दोबारा संकेत दिया। मैं वाकई शर्म से पानी पानी हो गया। अब तक मुझे उसके वहां खड़े होने का कारण समझ आ गया। आइए बैठिए। मेरे ऊपर निगाह पड़ते ही सोफे से खड़ी होते हुए वो युवती जो हमारे साथ गाड़ी से आई थी, मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। मैं बैठ गया। पल भर हम एक दूसरे की ओर देखते रहे, शायद इस उम्मीद में कि बात सामने वाला शुरू करे। मगर संजय की तस्वीर देख लेने के बाद मुझे सावधानी बरतना और भी जरूरी हो गया था। एकाएक उसके सामने संजय का दोस्त के रूप में जिक्र करना मुझे वाजिब नहीं लगा। चाय ठंडी पड़ जाएगी आपकी। एकाएक उसे याद आया। मैंने मुस्कुराकर सामने मेज पर रखी चाय को हाथों में उठा लिया। आप भी उठाइए, मैंने कहा। जी धन्यवाद। वो मुस्कुरा पड़ी। दरअसल मुझे ठंडी चाय पीने की आदत है। उसके बात बात पर हंसने मुस्कुराने से एक बात तो मालूम हो गई थी कि वो बात कम और हंसने की ज्यादा आदी है। मेरा नाम राज है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अपने परिचय के साथ मैंने बात की शुरुआत की। राज? उसने हैरानी से देखा मेरी ओर। मेरा दिल धड़क उठा। मेरा नाम खुशबू है। खुशबू? मैं एकाएक उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ मिस्टर राज? उसने हैरानी से मेरी ओर देखा। आप मेरा नाम सुनकर चौंक क्यों गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। दरअसल चाय बहुत गर्म है। चाय गर्म है? खुशबू एकाएक ठाके मारकर हंस पड़ी। आप भी ना मिस्टर राज। वैसे अकेले घुटन नहीं होती इतने बड़े घर में। अपनी हरकत से उसका ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए मैं बोला। आदत पड़ चुकी है। आपका घर बहुत बड़ा है। कहते हुए चंद क्षणों तक मैं गेस्ट रूम की चकाचौंध को निगाहों के जरिए उलट पुलट कर देखता रहा। बहुत अच्छा सजाया आपने अपने पूरे घर को। हाँ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। काफी देर हम दोनों इधर उधर की बातों में उलझे रहे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अभी तक यहाँ किस लिए रुका हूँ, जबकि वो घर उस औरत का है जिसकी वजह से मेरा दोस्त दर दर की ठोकरें खा रहा है। मगर एक बात और थी जो मुझे परेशान किए हुए थी। अखबार की खबर के मुताबिक संजय और खुशबू की बेटी पंखुड़ी का कत्ल हुए अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे थे, मगर जिस अंदाज में खुद को खुशबू होने का दावा करने वाली वो औरत खिलखिला रही थी, उसे देखकर मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो संजय की पत्नी है। मैंने हमेशा सुना है कि एक मां कितना भी गिर जाए मगर वो इस हद तक कभी नहीं गिर सकती। मैंने एकाएक संजय की तस्वीर उसकी ओर बढ़ा दी। ये आपके पति हैं क्या? उसकी नजर जैसे ही तस्वीर पर पड़ी, उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले मगर शब्द नहीं निकला। वो थोड़ी देर तक खामोश रही, मेरी ओर देखती रही और फिर भर्राई आवाज में बोली। आप कौन लगते हैं इस घटिया आदमी के? कहीं आप? ओ। अचानक उसे कुछ याद आया। उसके स्वर की तीव्रता बढ़ गई। आपने क्या नाम बताया था अपना? राज, है ना? जी, मगर मैंने बोलने की कोशिश की। ओफो, मैंने दिमाग क्यों नहीं लगाया? उसने अपना माथा पकड़ लिया। इस घटिया आदमी ने मुझे बताया था आपके बारे में। आप एक्सपोर्ट कंपनी वाले हो ना? मैं सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में। आप यहाँ जासूसी करने आए हैं, है ना?
वो अचानक उठकर खड़ी हो गई। क्या क्या कह रही हैं आप? जासूसी? एकाएक मैं चिल्ला पड़ा। मैं जासूसी करने आया हूं? हाँ, मेरा नाम राज है और दिल्ली में रहता हूं, मगर न तो मैं एक्सपोर्ट कंपनी वाला हूं और न ही शख्स को जानता हूं, समझिए आप। तो ये तस्वीर, इसे लिए हुए आप क्यों घूम रहे हैं? वो मेरी ओर ऐसे देखी जैसे उसकी निगाहें मुझे नोच लेंगी। ये तस्वीर मैंने अपने चेहरे के गुस्से को हटने नहीं दिया। ये तो मुझे आपके ड्राइंग रूम से मिली है। ओह, लंबी सांस खींचते हुए उसने एक अधूरी सी मुस्कान उछाला मेरी ओर। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। सॉरी राज। वो सोफे में बैठते हुए बोली। मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं उसकी तस्वीर देखकर मुझे क्या हो गया था। कोई बात नहीं, मैंने हंसने की कोशिश की मगर हंसी आई नहीं। ऐसा हो जाता है। ठंडी हो चुकी चाय को एक ही घूंट में खत्म करके मैं खड़ा हो गया। अधूरी मुस्कान के साथ मैंने उसकी ओर देखा। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। क्या? वो अचरज से मेरी ओर देखने लगी। आप कुछ काम से आए थे ना? जी, काम से? हाँ हाँ हाँ, याद आया। काम से याद आया। मैं हड़बड़ाहट में इधर उधर खाली खाली निगाहों से गेस्ट रूम की ऊंची दीवारों को देखने लगा। बहुत खूबसूरत है आपका घर। आप मेरा पूरा घर देखना चाहेंगे? वो उठकर खड़ी हो गई। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। मेरे जैसे संकोची इंसान उसके अनुरोध को टालने का साहस नहीं कर पाया, जबकि हकीकत ये थी कि इतना कुछ होने के बाद अब मैं उस घर में पल भर भी नहीं ठहरना चाहता था। मेरा उद्देश्य संजय के प्रति उफान भरती उसकी नफरत के सामने टूटकर बिखर गया। मेरे लिए लौटना ही उचित था। वो आगे आगे चलती रही और मैं फर्श की डोर में बंधा हुआ उसके पीछे पीछे लुढ़कता रहा। उसे घर का जो हिस्सा अच्छा लगता मुझे दिखाती रहती। उससे जुड़ी हुई कोई कहानी हुआ करती तो रुक कर सुना दिया करती। घर में घूमने के दौरान हम कई सीढ़ियां, कई दरवाजे पार करते चले गए। ये मेरा बेडरूम है। सहसा एक कमरे के सामने ठहरकर उसने कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली। मैं आधी अधूरी नजरें अंदर की ओर दौड़ाई। अच्छा है, ब्यूटीफुल। मुझे जबरदस्ती कहना पड़ा। अंदर आकर देखना चाहेंगे? उसने प्रस्ताव रखा तो इस बार मुझे मजबूरन खेद जाहिर करना पड़ा। अब हम दूसरे कमरे तक पहुंच चुके थे। ये संजय का रिजर्व कमरा था। संजय? एकाएक मैं ऐसे चौंका जैसे किसी ने निद्रा से मुझे जगा दिया हो। मेरे चौंकने पर वो हंसकर मेरी ओर देखी, फिर अफसोस जाहिर करते हुए बोली थी। ओह, मुझे सोचना चाहिए था कि आपको संजय के बारे में जानकारी नहीं है। फिर मैंने बताया भी तो नहीं। क्या आप उस इंसान की बात कर रही हैं जिसकी तस्वीर मैंने आपको दी थी? अनजान बनने का अभिनय करते हुए कहा मैंने। वो थोड़ी देर मेरी ओर देखती रही। हाँ, वो तस्वीर जिसे आप पूछ रहे थे, मेरे पति की तस्वीर है। मैं दरवाजे की ओर बढ़कर सरसरी निगाहों से उस कमरे के भीतर की ओर देखने लगा। अचानक एहसास हुआ कि इस वक्त का इतना उतावलापन अभी ठीक नहीं है। मैं तेजी से खुशबू की ओर पलटा। अब हम घर के अगले छोर की बालकनी पर एक बार आ गए। उस समय रोड पर चीखती चिंघाड़ती हुई गाड़ियां हमारी नजरों में पिस रही थी। मिस्टर राज? स्वर खुशबू का था। जी, मैंने उसकी ओर देखा। मैं सचमुच उस वक्त किए गए अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन करूं भी क्या? एकाएक उसका स्वर रुआंसा हो गया। उस व्यक्ति से मुझे नफरत ही कुछ इस कदर हो गई है कि मेरे सामने कोई उसका जिक्र भी करता है तो मैं कुंठित हो उठती हूँ। मैं सचमुच सोचती हूँ भगवान उस पर कभी दया ना करे। उसने बहुत दिल दुखाया है मेरा। मैं चुप रहा। मिस्टर राज, क्या आप यकीन करेंगे कि उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आवाज गले में ही फंस कर रह गई। आंखें छलक पड़ी। अरे, आप रो रही हैं? मैं हड़बड़ा कर उसकी ओर देखा। मुझे सचमुच अफसोस है कि मेरे खातिर आपका दिल दुखा। नहीं नहीं राज, आप ऐसा ना कहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एकाएक उसका संबोधन बदल गया। लेकिन एक बात कहूँ आपसे। उसने अपनी हथेलियों से मेरी हथेली भर ली। कहिए, मैंने कहा। आज यहाँ ठहर सकते हैं आप? जी? मैं चौंक पड़ा। मतलब आपका मतलब? अरे, आप तो घबरा गए। वो हंस पड़ी, मगर आंखें अब भी भरी रहीं। हम आपके साथ कुछ करने वाले थोड़ी हैं। दरअसल मिस्टर राज, अचानक गंभीर होते हुए बोली। संजय से तलाक का अफसोस मुझे भी है, परंतु मेरी भी कुछ मजबूरियां थी जिन्हें कुछ बंदिशें दूसरों से कहना सुनने से मुझे हमेशा रोकती रही। मैं रुक भी गई, मगर अब वो मेरे मन के लिए एक बोझ बन गई है। मुझे घुटन सी होने लगी है उससे। अब जब मैं उसे बताकर खुद के मन को हल्का करना चाहती हूँ तो कोई सुनने वाला नहीं।
मैं हूं तो जी में आया कि चिंगाड़ कर कह दूं, मगर मैं जानता था कि इतना उतावलापन मेरी मुश्किलें बढ़ा सकता है। मैं चुप रहा। हो सकता है मिस्टर राज, वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, आपकी निगाहों में भी मैं ही गुनहगार ठहरूं, मगर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ठहर जाता हूँ। मुझे काफी सोच विचार कर कहना पड़ा। थैंक यू मिस्टर राज। हालांकि खुशी से एकाएक उसका यूं चीखना पल भर के लिए मुझे आशंकित कर देता था, मगर अपने दोस्त के लिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मेरी जरा सी मशक्कत शायद कोई समाधान निकाल दे। मीना, अकस्मात ही वो पुकार पड़ी और अगले पल वो दुबली पतली सी लड़की हमारे सामने खड़ी थी। जाओ, नीचे लॉन पर मिस्टर राज का ड्राइवर खड़ा है, उसे कहो कि वो साहब को लेने के लिए कल सुबह आ जाए। मिस्टर राज आज यही रुकेंगे। जी मैडम। वो पलट पड़ी, मगर उससे पहले एक बार वो फिर मेरी ओर चंचल मुस्कान उछाल रही थी। मैंने सकपका कर अपनी नजरें झुका ली। मिस्टर राज, खुशबू ने कहा, दूसरों का दर्द बांटने की आदत बहुत कम लोगों में होती है। मुझे खुशी है आप ऐसे चुनिंदा लोगों में से हैं। जी थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ आपसे? मैं उसकी ओर प्रश्न सूचक नजरों से देखा। आप सोचते बहुत हैं। लगता है आपको ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। उसने कहा और मुड़कर चल पड़ी। फिर पता नहीं क्या सोचकर वो एकाएक ठहर गई। मेरी ओर देखते हुए हंसकर बोली, यकीन करिए आपको मेरा साथ पसंद आएगा। जी। मैंने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। हम ड्राइंग रूम में एक बार फिर दाखिल हो चुके थे। आपके ड्राइंग रूम की पेंटिंग्स वाकई बहुत प्यारी हैं। कितना भी तारीफ करो कम है। सोफे पर बैठते हुए मैंने कहा। जवाब में उसके होंठों पर रूखी हंसी दौड़ पड़ी। उसके बर्ताव से मैं समझ सकता था कि उसे इस बारे में चर्चा करना फिलहाल अच्छा नहीं लगा। राज, उसने पुकारा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। कहिए। मिस्टर राज, आप एक बात बताएंगे मुझे? क्या बाहर जाकर दूसरी स्त्रियों के यौवन से खेलने का अधिकार सिर्फ मर्दों को होना चाहिए और औरतें सिर्फ रसोई संभालती रहे? क्या मतलब? मेरा दिल धड़क उठा। हाँ मिस्टर राज। वो बिना मेरे किसी उत्तर की जरूरत समझे हुए खुद कहने लगी। शायद आपको आश्चर्य हो कि मैं एक प्रेस में काम करती हूँ, 10,000 तनख्वाह उठाती हूँ। फिर भी जब मैं वहाँ से लौट कर आती तो अक्सर चाय पानी की फरमाइश वो मुझसे ही करता था। मैं मानती हूँ। बिना मेरी ओर देखे उसने अपनी बात जारी रखी। नौकरी वो भी करता था, 10-12 हजार रुपए वेतन उसका भी था। परंतु क्या मर्द होने के नाते सिर्फ उसे ही अधिकार है कि वो घर में राजाओं की तरह बैठकर खाना खाए? नहीं मिस्टर राज। उसके चेहरे पर तीक्ष्ण उत्तेजना थी। मैं नहीं मानती ऐसा। मैंने उससे कहा था कि कम से कम एक पहर का खाना उसे बनाना होगा, मगर उसमें भी उसकी नानी मर जाती थी। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था, मगर दिमाग गुस्से में उबल रहा था। दिल कह रहा था कि अभी उठूं और खींच कर 2-3 थप्पड़ उसे जड़ दूं और चिंघाड़ कर कहूं कि जिस इंसान को तू इस तरह के घटिया अल्फाजों से नवाज रही है, दरअसल वो मेरा अपना दोस्त है, मेरा यार है। मगर वक्त को देखते हुए फिलहाल सुलझे हुए अंदाज में मैंने पूछा, क्या सिर्फ इतना ही कारण था आप लोगों के तलाक का? वो इस अंदाज में बोली जैसे वो सब कुछ उगल देना चाहती हो। शिकायत भरे लहजे में कहने लगी, संजय अक्सर देर से आया करता था। अगर मैं पूछती तो दोस्तों की दुहाई दे देता, लेकिन मैंने उससे इस बात की कभी शिकायत नहीं की। फिर वो मुझसे इतनी पूछताछ क्यों क्या करता था? अंतिम शब्दों में उसके स्वर का कंपन बढ़ गया। किस बात के लिए? मैंने पूछा तो वो और भी जोश में आ गई। अपनी बात जारी रखते हुए बोली, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ के सहयोगी कर्मचारी अधिकतर पुरुष थे। तो मिस्टर राज, उसने मेरी ओर गौर से देखा। आप समझते होंगे कि जहाँ दो विपरीत सेक्स होंगे, आकर्षक होना स्वाभाविक है। फिर इसमें कोई बुराई तो भी नहीं है। कुदरत ने हमें जीवन दिया है, खूबसूरती दी है, जवानी दी है, उस पर भी अपनी खुद की नौकरी है। और ऐसे हाल में जब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, फिर हमें कोई रोके टोके, हमसे कहे कि तुम इससे ना मिलो, उससे मिलो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, तो क्या करूं मैं? उसकी बात मानकर जीना छोड़ दूं? ये मेरी जिंदगी है, इसे किस तरीके से जीना है ये मैं सोचूंगी या वो? आप ही बताइए। जी, आप। जबरदस्ती मुझे अपने ही मन के खिलाफ बोलना पड़ा। उसने मेरी बात सुनी तो उछल पड़ी। राज, वाकई आप आधुनिक जमाने के इंसान हैं। मुझे सचमुच
फक्र है आप पर। मैं चुप था। मैं उससे क्या बताता, कैसे बताता कि उसकी हर बात शूल की तरह चुभ रही है मुझे। जानते हैं राज, वो फिर बोल पड़ी। संजय में वही कमी थी। वो पुराने ख्यालात से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया और ना ही कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की। मैं जिस भी दिन देर से आती, वो अपने सवालों की पोटली खोलकर बैठ जाता। मैं काफी दिनों तक सहन करती रही, मगर ऐसा कब तक चलता? एक दिन मुझे साफ तौर पर कहना पड़ा कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अगर उसे आपत्ति है तो बेशक वो मुझे तलाक दे सकता है। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। शारीरिक भूख के लिए बहुत मर्द है मेरे आसपास। हालांकि खुशबू के हर शब्द में चुनौती थी, मगर उसकी आखिरी पंक्ति मेरे मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। शारीरिक भूख के लिए बहुत मर्द है मेरे आसपास। क्या आत्मनिर्भरता हमें यही स्वतंत्रता देती है? क्या हर आत्मनिर्भर औरत खुशबू की तरह सोचती है? देर रात तक ये सवाल मेरे दिमाग को झकझोरता रहा। अब राज आप ही बताइए। वो पुनः कुछ सोचकर कहने लगी। हमारा समाज कब तक ऐसे ही रूढ़िवादिता को सर पर उठाते घूमता रहेगा? क्यों वो इस छोटी सी जिंदगी को रीति रिवाजों की रस्सियों में इतना जकड़ दिया है कि मेरी जैसी तमाम औरतों का उसमें दम घुटने लगे? स्त्री और पुरुष दोनों ही इंसान हैं, फिर ये समाज उन्हें अलग अलग निगाहों से क्यों देखता है? जी किया कि उसके आखिरी सवाल पर कह दूं कि आप ही सारे बच्चे अपने कोख से क्यों पैदा करती हैं? क्यों नहीं अपने पति से इस बात के लिए लड़ती हैं कि कम से कम आधे बच्चे वो न सिर्फ खुद पैदा करे बल्कि अपना दूध भी पिलाए? लेकिन हंसकर मैंने सिर्फ इतना ही कहा, भला इसमें मैं क्या कह सकता हूं। चंद पलों तक हम दोनों खामोश रहे। मैंने अखबार में आपकी बेटी के बारे में पढ़ा था, पंखुड़ी नाम था ना उसका। मेरे स्वर उसके कानों से टकराए तो उसके चेहरे पर अचानक वेदना उभर आई। पल भर के लिए लगा कि जैसे वो रो पड़ेंगी। सिसक कर कहने लगी, वो मेरी इकलौती बेटी थी। बड़े प्यार से मैंने उसका नाम पंखुड़ी रखा था, मगर फिर इसके बाद उसने जो कुछ भी बताया उसे मैं अखबार में पढ़ चुका था।